Hello everyone. This is the final topic of our basic calculus, and here we are going to finish complete integration. So that will give us freedom to move ahead with our syllabus. And I think that this whole series of basic calculus as well as logarithms has helped you understand these critical topics in a better way. Okay, so let's start. So in the previous class, we have understood that what is integration. Integration is basically area under the curve. And we found the area under the curve using that sigma or summation method, which was a definitely a bigger, longer method. But today we are going to understand integration in a easier way. How to find, how to integrate a function, how to find area under the graph of a function in a easier manner. So easier manner means if we have some direct formulae, then it will be, I think, very simple, very easy to get the integration. That is area under the graph. So we are going to talk about that. But before we start talking about, how to apply the direct formula, we must understand what is integration exactly so that we know that how the direct formula will be. Right? Before I give you the direct formula, I want you to know what is integration. Integration is backward differentiation. It's a crazy thought and concept that integration is nothing but backward differentiation. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है और कुछ भी नहीं है. इसलिए इंटीग्रेशन को बहुत सारे बुक्स में एंटाई डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. एंटाई डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव्स. ठीक है. सो इंटीग्रेशन इज जस्ट डिफरेंशिएशन इन रिवर्स. पहले तो तुम्हें ये थॉट को अपने अंदर उतारना है. ठीक है. ये थॉट को अपने अंदर ले लो कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डेरिवेशन का उल्टा है, डेरिवेटिव्स का उल्टा है. ठीक है. अच्छा, और एक नया कॉन्सेप्ट जो हम ये वाले टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इनडेफिनिट इंटीग्रल. मैं तुम्हें एग्जैक्टली डिफरेंस बताऊंगा कि जो इंटीग्रेशन हमने पिछले पार्ट में किया उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है. उसमें ऐसे दो छोटे छोटे नंबर्स होते थे इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर. ठीक है. ये नंबर हमें क्या बोलते थे कि हमको जो एरिया कंप्यूट करना है, दैट हैज टू बी फाउंड बिटवीन टू नंबर्स which are known as limits of integration. 4 is the lower limit, 10 is the upper limit. मतलब area under a certain function, graph of a certain function from 4, from x is equal to 4 till x is equal to 10, ऐसे हमें ढूंढना है. ठीक है. लेकिन लेकिन और एक इंटीग्रल है जिसमें ये नंबर्स नहीं होते, सिर्फ ये सिंबल होता है, ओनली द सिंबल. इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल. तो हमें ये दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली समझना है. यही इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम एंटाई डेरिवेटिव भी बोलते हैं. एंटाई डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन. एंटाई डेरिवेटिव मतलब ही इंटीग्रेशन होता है, बट कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है. तो हमें इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें समझना है, अच्छे से समझना है. ठीक है. तो चलो डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा. पहले डिफरेंस समझते हैं क्या है. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. और इनको पहचानना कैसे, या कैसे पता चलेगा कौन सा इंटीग्रल यूज करेंगे, वो तो तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, या क्वेश्चन में डेफिनेटली तुम्हें दिया रहेगा. बट इनको पहचानने का बहुत इजी तरीका है. डेफिनेट इंटीग्रल्स लुक लाइक दिस. इंटीग्रेशन की साइन होती है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है, फिर होता है dx. नाउ यू नो व्हाट डज द फंक्शन मीन्स. ये जो f ऑफ x है दैट इज हाइट, ठीक है, ऑफ दैट रेक्टेंगल विच इज अंडर द ग्राफ. एंड dx क्या है? उसकी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल विड्थ. विड्थ को जितनी छोटी करोगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ जाएंगे, उतना ही एक्यूरेट तुम्हारा एरिया अंडर द ग्राफ आएगा.
ठीक है, ये कुछ भी हमें करना नहीं है, ये इंटीग्रेशन हमारे लिए करता है, इंटीग्रेशन डज इट फॉर अस। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू दीज नंबर सजेस्ट, ए एंड बी? एज आई टोल्ड यू, दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल्स टेल्स अस कि हमें एरिया कौन से कौन से पॉइंट के बीच में निकालना है। तो एरिया इज टू बी फाउंड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, फॉर्मूले भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए उसमें फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, बट आई हैव नॉट शोन द फॉर्मूले येट बिकॉज आई वांट टू शो यू टुगेदर, बट यू विल अंडरस्टैंड फॉर्मूले इतने डिफिकल्ट नहीं है। जैसे डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूले, आई विल शो यू फॉर्मूले एंड यू विल note down all the basic formulae which are required for your basic calculus application in physics। ठीक है, वो तो तुम्हें पता चल जाएंगे, लेकिन लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करो। और याद रखो, हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर इंडेफिनेट पे भी आता हूं। ठीक है, तो डेफिनेट को देखो, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ है तुम्हारा जो आंसर आता है इंटीग्रेशन लेने के बाद, दैट इज योर कैपिटल एफ। कैपिटल एफ ऑफ बी मतलब ये जो आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह पे तुम्हें बी डालना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वही आंसर लेना है और उसमें एक्स की जगह ए डालना है। नहीं समझ में आया? मुझे पता था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है एक फंक्शन का, फंक्शन है 3x² dx। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन की साइन सबको पता है, 5 क्या है अपर लिमिट, 1 क्या है लोअर लिमिट, मतलब मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। ग्राफ का फंक्शन क्या है? ग्राफ का फंक्शन है 3x²। तो 3x² ग्राफ, 3x² फंक्शन के ग्राफ के अंडर जो मुझे एरिया निकालना है वो निकालना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 5। एक्स की वैल्यू 1 से लेके एक्स की वैल्यू 5 तक मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला एक रूल बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन में भी एक रूल था कि कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं लेते हम लोग, उसको बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लो सबसे पहले। तो रह गया क्या अंदर? x² dx। ठीक है, अब x² dx का इंटीग्रेशन है x³ by 3। x³ by 3, तुम बोलोगे ये कैसे आया? मैं तुम्हें इसका रूल बताऊंगा, इसको बोलते हैं पावर रूल। तो बेसिकली जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, नया पावर 3 हो जाएगा, और वो नए पावर को हमारे जो x⁻³ है उससे डिवाइड भी कर देना है, तो x³ by 3 हो जाएगा। तो x² का इंटीग्रेशन है x³by 3। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, इसको आगे हम देखेंगे। अच्छा, ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, जो डिनोमिनेटर वाले 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों 3 कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचा? x³। अच्छा, ये जो x³ है ये हमारा आंसर नहीं है, हमारे पास लिमिट्स भी है इंटीग्रेशन की। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 5, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 5। तो मुझे क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मेरा इंटीग्रेशन का आंसर आता है उसमें पहले मुझे अपर लिमिट डालनी है एक्स की जगह पे, उसमें से माइनस करना है वही इंटीग्रेशन के आंसर को, बट एक्स की जगह अब मुझे लोअर लिमिट डालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x³ मेरा आंसर है इंटीग्रेशन का, तो x की जगह मैं अपर लिमिट डालूंगा 5, 5³ माइनस x की जगह मैं लोअर लिमिट डालूंगा, दैट इज 1, 1³ 5³ माइनस 1³। 5³ है 125, 1³ है 1, 125 माइनस 1 कितना होता है? 124। ठीक है, सो एरिया अंडर द ग्राफ 3x² फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टिल x इज इक्वल टू 5 इज 124 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे एग्जैक्ट एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाता। अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि क्या हमने यहाँ पे कोई समेशन किया? कोई कॉम्प्लिकेटेड समेशन का स्टेप्स आया इसमें? कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं विच आर रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटाई डेरिवेटिव्स, उन्होंने, ये फॉर्मूला ने हमारा काम आसान कर दिया और इजीली हमें एरिया अंडर द ग्राफ मिल गया।
ठीक है। अच्छा, हमें कोई डेफिनेट दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है, वो भी मिल गया। उसके लिए मैंने तुम्हें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो भी बताया कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। अपर लिमिट की वैल्यू डालनी है, जो इंटीग्रेशन का आंसर है उसमें उसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू डाल के माइनस कर देना है, तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है तुम्हारे माइंड में? अगर क्लियर नहीं है और एक बार ये पार्ट देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो मेरे साथ आगे बढ़ो और देखो कि कैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल अलग है डेफिनेट इंटीग्रल से। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में एक बात देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल है एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है, जैसे यहां पे था, लेकिन लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स नहीं है। ठीक है, तो लिमिट्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमें जो आंसर मिलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, वो कोई प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में। तो हमें जो आंसर मिलेगा इस इंटीग्रेशन का, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। दैट विल बी, दैट एरिया विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स इटसेल्फ। अच्छा, साथ साथ में और एक चीज मिलेगी हमें, ये बहुत ध्यान रखना जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमेशा याद रखना, विल गेट एन आंसर विच विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज द एरिया अंडर द ग्राफ, प्लस वी विल गेट अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बट ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, बट इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। यहां पे कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी, तो यू विल गेट अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी प्रॉपर्टी है कि तुम्हें जो आंसर मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, इन अ फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया अंडर द ग्राफ यू विल गेट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट वेरिएबल होगा। आई एम सॉरी, दिस इज यू नो वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, यू मस्ट बी थिंकिंग कि कांस्टेंट वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये जीरो हो सकता है, ये वन हो सकता है, ये -1 हो सकता है, ये 4/3 हो सकता है, ये 3.256 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये रियल नंबर हो सकता है, उसकी साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट ये कांस्टेंट ही रहेगा। मींस यू विल गेट एनी नंबर ओवर हियर एंड इन द प्लेस ऑफ सी, एंड एफ ऑफ एक्स की जगह तुम्हें एक एक्स का फंक्शन मिलेगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर नंबर में नहीं मिलेगा, जैसे हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स में मिला, देखा तुमने? डेफिनेट इंटीग्रल्स में फाइनल आंसर 124 आया, यहाँ पे कोई एक्स है नहीं है, मतलब एग्जैक्ट एरिया हमें नंबर्स में आ गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें एग्जैक्ट एरिया नंबर्स में नहीं आता है, हमें जो एरिया आता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट दैट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में लिया था दैट इज 3x², उसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं इनडेफिनेट वे में, मतलब अब हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगानी है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो बहुत इजी है। 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे मैंने पहले ही बोला, विल टेक आउट 3 आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज कॉन्स्टेंट्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा x² dx। अब x² dx का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, और वो जो नया नंबर मिलता है 1 ऐड करने के बाद उसी को हमारे x के फंक्शन से डिवाइड कर देना है, तो हमें मिलेगा x³ 3। अच्छा, x³ 3 का जो 3 है वो बाहर वाले 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिला, x³। अब भूलना मत कि x³ के साथ हमें c भी लिख देना है, ये एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। राइटिंग c विल बी जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, कि हमें ये लिखना ही है। क्यों लिखना है, कोई पूछेगा क्यों लिखना है? बेटा इसलिए लिखना है बिकॉज वी डू नॉट नो द लिमिट्स हियर। वी डू वी नो व्हाट इज द नंबर ओवर हियर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। मतलब हमें एग्जैक्ट एरिया पता है? नहीं पता है। अगर हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं पता है तो हम वी कैन नॉट से कि यहाँ पे क्या नंबर होगा, मतलब x³ में से कुछ ऐड होगा या कुछ माइनस होगा, वी कैन नॉट से। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे सी लिखना पड़ता है। अच्छा, अभी भी सम पीपल वुड थिंक कि हमको इतना जस्टिफिकेशन नहीं मिला आपके स्टेटमेंट से। ठीक है, मैं एक तुम्हें इसका मीनिंग समझा देता हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड विद सम अदर मेथड्स के डेफिनेट इंटीग्रल्स में सी लिखते क्यों है। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊंगा तुम्हें जो तुम्हें एग्जैक्टली बताएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में
डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ हम सी क्यों लिखते हैं? ठीक है, तो देखो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ 3x², क्योंकि हमने किसका इंटीग्रेशन किया? 3x² का। तो एरिया अंडर द ग्राफ 3x² क्या है? कोई नंबर नहीं है, बट वो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का, विच इज ऑफ द फॉर्म x³ प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, और c की वैल्यू डिपेंड करेगी कि तुम कौन से नंबर से कौन से नंबर के बीच में, x की वैल्यू कौन से नंबर से कौन से नंबर के बीच में, जिसके बीच में तुम एरिया ढूंढ रहे हो, उसके ऊपर c चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो, अब यहां पे देखो, एक 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 मोमेंट के लिए हमारे पास ओके, इसमें नहीं, हम लोग एक नया एग्जाम्पल तो मैंने बनाया हुआ है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये वाला ग्राफ याद है पिछले वीडियो से? डू यू रिमेम्बर दिस ग्राफ? ये ग्राफ का फंक्शन क्या था? ये किस फंक्शन का ग्राफ है बेसिकली? सो ये जो फंक्शन था दैट वाज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1। यू रिमेम्बर दिस? हमने क्या किया था? ये जो ग्राफ है उसके अंडर में हमने रेक्टेंगल्स बनाए थे अलग अलग, याद है? पहले 3 रेक्टेंगल बनाए थे, फिर 6 रेक्टेंगल्स बनाए थे, एंड देन वी फिगर्ड कि ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है वो अगर इनफाइनाइट हो जाए और विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए तो एरिया एक्यूरेट निकलता है। डू यू रिमेम्बर ऑल दिस? ठीक है, तो अब हम लोग वो समेशन वाला मेथड नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अब हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, वी कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला एंड फाइंड द एरिया क्विकली। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि जो पहले हमने एरिया निकाला था 12 स्क्वायर यूनिट्स था, इफ यू रिमेम्बर, वो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और हम लोग दोनों अभी इसमें कंपेयर भी करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, बट डोंट थिंक कि ये वाला ग्राफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये दोनों ग्राफ एक ही फंक्शन के ग्राफ है, x² प्लस 1। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि 3 रेक्टेंगल बनाए हैं और यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बनाए हैं। इसमें सिर्फ मैंने ये फिगर को इधर रखा है। अच्छा, इसके नीचे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो रेक्टेंगल में कट करने वाली सिस्टम है ना, उसको एबॉलिश करेंगे एंड वी विल अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन विच विल हेल्प अस टू फाइंड द इंटीग्रल दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ इन अ इजी मैनर। ठीक है, सो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स। नाउ यू, इफ यू रिमेंबर डेफिनेट इंटीग्रल्स, मैंने अभी बताया तुम्हें, इन डेफिनेट इंटीग्रल्स above and below the integration sign there are limits, limits of integration. 0 is the lower limit, 3 is the upper limit of integration. Okay, the function which is to be integrated, function to be integrated मतलब इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। ओके, लेट मी सर्कल इट एंड राइट इट, इंटीग्रांड। और ये जो पूरी चीज है उसको बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इंटीग्रल होगा, और ये जो अंदर है जिसका इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। रिमेंबर दैट। ठीक है, तो चलो इसका इंटीग्रेशन निकालना है अपने को। अब पहले, सबसे पहले और एक बेसिक रूल तुम्हारे सामने आ गया। अभी तक मैंने रूल्स डिस्कस नहीं किया, आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनी फॉर्मूला, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक रूल्स। द फर्स्ट बेसिक रूल विच आई वांट टू टेल यू इज दैट जब एडिशन होता है तो ये जो इंटीग्रेशन है गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एडिशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 0 to 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फ्रॉम 0 to 3, प्लस की साइन बीच में रह गए, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिमिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, dx भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सी, डोंट थिंक दैट dx कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डेफिनेटली कैन बी, बिकॉज dx इज नथिंग बट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल विड्थ। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वो विड्थ को जो मल्टीप्लीकेशन में है हाइट के साथ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग हाइट्स के साथ। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x²? इट इज x³ by 3, राइट? एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? 1 dx इज dx मल्टीप्लाइड बाय 1, और dx का इंटीग्रेशन x होता है।
dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि dx मतलब छोटी सी विड्थ, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको सम अप करेंगे विथ ऑल द विड्थ्स, तो वो x बन जाएगा। सो dx का इंटीग्रेशन x होता है, या 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये रूल मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स मैंने देखो कैसे लिखी है, इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में डाल दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज आर इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब ये जो पूरा इंटीग्रेशन लिया है उसका आंसर इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल को मैंने लिमिट्स में डाल दिया है 0 to 3। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इंटीग्रल को सिंप्लीफाई भी कर दिया है मैंने, x³ + 3x/3 फ्रॉम 0 to 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो जो सब्ट्रैक्शन वाली मेथड बताई तुम्हें, मतलब x की जगह अपर लिमिट की वैल्यू डालनी है, फिर उसमें से माइनस करना है सेम फंक्शन को, बट अब x की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू डालनी है। तो मैंने x³ + 3x/3 लिखा, जहां पे x की जगह आई हैव रिटन 3, and from it I have subtracted the same function with the value of x as 0. So if I solved it, the first bracket gives us 27 plus 9/3, that is 36/3, that is 12, and the second bracket gives us 0, and 12 minus 0 is 0. So the final answer is 12 square units. And if you remember, जो हमने वो समेशन वाली मेथड की थी, उसमें इतना डिफिकल्ट था, इट वाज सो लेंदी कि हमें आंसर वही आया था 12 यूनिट्स, बट यहाँ पे देखो कितना इजीली आंसर आया। So different, sorry, integration, that is anti-derivative basically. Integration makes your job easy. इंटीग्रेशन तुम्हारा काम क्या करता है, आसान कर देता है। इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए वो समेशन का काम इजी कर देता है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले याद करना है और उसको अप्लाई कर देना है। वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वी डिस्कस्ड डेफिनाइट इंटीग्रल्स। Definite integral of the function which is shown here from point 0 to 3, मतलब ये 0 point है। Let me show you, this is point 0, 0 से लेके 3 तक ये ग्राफ के अंदर कितना एरिया है, 12 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है। ये हमने एग्जैक्ट एरिया निकाला बिकॉज वी यूज डेफिनाइट इंटीग्रल्स। व्हाट इफ प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन टू मी, व्हाट इफ वी यूज्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, which is a huge part of integration, remember that. डेफिनेट इंटीग्रल्स कहां पे यूज होता है पता है तुम्हें? मोस्टली फिजिक्स में यूज होता है। इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं जब जहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज को के साथ डील कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज मतलब जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज और एक्सप्रेशंस के साथ जब डील करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। बट फिजिक्स में कभी कभी इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स का जो आंसर होता है वो x का फंक्शन होता है। इट इज इन टर्म्स ऑफ x, एज आई टोल्ड यू, प्लस साथ में एक c भी होता है। और ये c का क्या वैल्यू है, क्या लेना देना है, ये हम लोग यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, सेम चीज मैंने लिख दी, सेम चीज इंटीग्रेशन की साइन, x² + 1 dx, जो मेरा फंक्शन है उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x³ / 3 आ गया। इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे प्लस आ गया, और प्लस c, जो मैंने बोला था एक फॉर्मेलिटी वो लिखना ही पड़ता है, वो मैंने लिख दिया। इसका एलसीएम ले लिया तो x³ + 3x/3 प्लस c। अब क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मुझे एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ x² + 1, बट नॉट फिक्स्ड एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट अ जनरल एरिया, a general area between any 2 points, you can say a general area which is a function of x। तो हमारा जो एरिया है which is a function of x। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, फंक्शन है, दैट इज x² + 1, ये तो ये ग्राफ का फंक्शन है, सॉरी, हाँ ये ग्राफ का फंक्शन है x² + 1, बट ये क्या फंक्शन है, ये वो ग्राफ के अंडर के एरिया का फंक्शन है, x³ + 3x/3 + c। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू इसमें कुछ डालोगे और c की वैल्यू कुछ डालोगे तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। अब कोइंसिडेंटली अगर तुम ध्यान से देखो तो x की जगह हमने अगर अपर लिमिट डाला यहाँ पे 3, ठीक है, और c की जगह यहाँ पे अगर मैंने लोअर लिमिट डाला दैट इज 0, तो 3³ + 3x/3 + 0 विल गिव मी 12 स्क्वायर यूनिट्स। बट इसका मतलब ये मत मान लेना
कि x की जगह मुझे हमेशा अपर लिमिट डालनी है और c की जगह मुझे हमेशा लोअर लिमिट डालनी है, ऐसा नहीं होता। c की जगह कोई भी एक रैंडम नंबर होता है, ठीक है, और x की जगह तुम्हारी अपर लिमिट ले सकते हो। यू कैन से दैट x की जगह हमारा इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स अगर कंपेयर करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल से, तो x की जगह हमेशा अपर लिमिट होती है और c की जगह कोई एक नंबर होता है। इट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसी इसी फंक्शन में और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सो दैट तुम्हारा डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स का जो डिफरेंस है वो तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आए, ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमें नंबर मिलता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमें क्या मिलता है, एरिया का फंक्शन मिलता है, एरिया एज अ फंक्शन मिलता है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स फाइंड द एरिया, लेट्स यूज द डेफिनाइट इंटीग्रल्स इन द सेम क्वेश्चन, in the same question, that is in the same graph, that is x square plus 1, but now let's find the area from 1 to 3, ठीक है। तो अब मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं पता है, द अब मैं ढूंढने जा रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। तो अब मेरी लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 3। इसका मीनिंग क्या है पता है, आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, लेट मी यूज रेड इंक, आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 1 ऑन एक्स एक्सिस टिल 3 ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये जो रेड इंक से मैंने एरिया को शेड किया है, रेड इंक से मैंने जो एरिया को शेड किया है, ठीक है, वो वाला एरिया मुझे ढूंढना है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एरिया, एग्जैक्टली दिस एरिया फ्रॉम 1 to 3। ओके, सो अब पहले तो देखो, लिमिट्स का काम तो बाद में होगा, पहले मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो ये स्टेप में, ये स्टेप में और ये स्टेप में एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। मतलब यहां तक तो मुझे सेम चीज करनी है। तो बेसिकली व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस 3x द होल अपॉन 3, बट अब लिमिट्स चेंज हो जाएगी, अब लिमिट्स हो जाएगी 1 to 3, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा पता है, पहले तो अपर लिमिट डालूंगा x की जगह पे, दैट इज 3³ प्लस 3 ब्रैकेट 3 बाय 3 माइनस, फिर x की जगह पे क्या डालूंगा 1 डालूंगा, 1³ प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 तो एज इट इज रहेगा, राइट, x की जगह ही 1 डालना है मुझे। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 3³ 27, 27 प्लस 9 36, 36 बाई 3 इज 12, 12 माइनस यहां पे क्या आएगा 1³ 1, 1 प्लस 3 4, 4 बाई 3, क्या आया 12 माइनस 4 बाई 3। अच्छा, 12 माइनस 4 बाई 3 इज पॉइंट में निकाल सकते हो 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, 10.66 समथिंग, आई डोंट केयर व्हाट इज इट, बट नाउ नाउ आई वांट यू टू, जो तुम सोच रहे थे ना कि x की जगह 3 डालेंगे और c की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, x की जगह अपर लिमिट और c की जगह लोअर लिमिट, वो गलत है। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ है पता है, वेन आई फाउंड द एरिया फ्रॉम 0 to 3, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक मुझे एरिया 12 आया था, और बिकॉज मैंने एरिया 1 to 3 ढूंढा है, अभी मुझे एरिया 10 पॉइंट समथिंग आया है, मतलब एरिया डिक्रीज हुआ है, एंड आई कैन सी दैट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो थे वो कम हो गए, तो एरिया तो कम ही आएगा, ठीक है। और यहां पे अगर तुम सोचोगे कि मुझे x की जगह 3 डालना है और c की जगह मुझे 1 डालना है, तो पता है एरिया क्या आएगा 13, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये c लोअर लिमिट नहीं होता, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। एंड इन आर केस वी कैन, इफ वी कंपेयर, कि अगर मैं x की जगह 3 डालता हूं, अगर यहां पे मैं x की जगह 3 डालता हूं, ठीक है, तो मुझे आएगा 3³ दैट इज 27 प्लस 3 3 9, 36 बाई 3। मुझे इस, ये जो एक्सप्रेशन का क्या बोलते हैं, ये जो टर्म है उसका जो आंसर है वो मुझे आएगा 12। लेकिन यहां पे मुझे क्या आता है, यहां पे मुझे c की जगह आता है
-4/3। तो c की वैल्यू क्या हो गई? -4/3। और ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 12। 12 -4/3 मेरा एग्जैक्ट एरिया है जब मैं मेरे लिमिट्स को चेंज करके 1 2 3 के बीच में एरिया निकालता हूँ, 1 से लेके 3 तक। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। c कैन बी एनी कांस्टेंट, c कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, और बिकॉज वी डू नॉट नो कांस्टेंट, बिकॉज वी डू नॉट नो द लिमिट्स, इसलिए तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। और इसलिए ये c अननोन रहता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलती है, इसलिए हम c लिखते हैं। सो नाउ इज इट क्लियर कि डेफिनेट और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बीच में क्या फर्क है? और अब मैं रिविलेशन करने वाला हूं बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट का, द ह्यूज कॉन्सेप्ट, जिससे आई थिंक तुम्हारा जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। ये विजुअली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये चीज को, जिससे तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये विजुअल जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारे सामने मैंने रखा है। ठीक है, अब इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट एग्जाम्पल, sorry for that, the first example is over here. Yes, the first example. ठीक है, तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या था? 3x²। ठीक है, जो 3x² का इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन को मैं एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकता हूं। 3x² का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था? 3x² का जो इंटीग्रेशन था, मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात कर रहा हूं, वो था x³ प्लस c। और मैंने तुम्हें बोला c कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। नाउ इफ यू सी द फैमिली ऑफ x³ प्लस c, you will go into a, you can say, a state of that moment where you that big revelation moment. So this is going to be a big revelation of moment. So I'm going to show you the family of graphs of x³ प्लस c। मैंने तुम्हें क्या बोला था? c की जगह पे कोई भी कांस्टेंट डाल देना। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, डाल देना नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो अगर c की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो देखो मैंने यहां पे x³ प्लस c के ग्राफ बनाए हैं। ये वाला जो ग्राफ है, इफ यू सी this one exactly, you know, in this is the graph where c's value is 0, so this is the graph of x³ plus 0। उसके ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो एग्जैक्टली 2 से पास कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x³ प्लस 2। नाउ यू कैन टेल मी दैट ये ग्राफ कौन सा है? ये 4 में से पास कर रहा है, सो दिस विल बी x³ प्लस 4। ये वाला ग्राफ कौन सा है? दिस इज x³ प्लस 6। अच्छा, ये वाला ग्राफ कौन सा है? ये कहां से पास कर रहा है? ये ग्राफ पास कर रहा है -2 से, सो दिस इज x³ -2। Similarly, this is x³ -4, and similarly this last one is x³ -6। मैंने सिर्फ c की जगह अलग अलग वैल्यू जब डाली है, तो मुझे जो ग्राफ मिलता है किसका? ये किसका ग्राफ है पता है? These are the family of graphs of the area function। एरिया फंक्शन क्या है? एरिया फंक्शन इज योर इंटीग्रल। एरिया फंक्शन इज योर इंटीग्रल। किसका इंटीग्रेशन? मैं बताता हूं तुम्हें। इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x² लेता हूं विदाउट एनी लिमिट्स, तो मुझे ऐसे सारे ग्राफ्स मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, अगर मैं लिमिट्स की वैल्यू चेंज करूंगा तो इनमें से ग्राफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ग्राफ का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्राफ का शेप सेम रहेगा। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट ग्राफ ऑफ द सेम शेप that is belonging to the same family, that is x³ plus c, where c can take any constant value, but they will all be uniform to each other। ठीक है, wait for that big revelation moment, it is yet to come। So family of graph of the area function, what is the area function? x³ plus c, where c is 6 4 2 0 -2 -4 -6, depending upon under
between which value you are finding the area of 3x square. Remember, this is not the graph of 3x square. This is the graph of its integration. That is graph of the area function. That is x square plus x square, sorry, x cube plus c, x cube plus c, x क्यूब प्लस सी का मतलब एरिया फंक्शन का ग्राफ से ये सारा। ठीक है, इसका क्या मतलब है पता है? मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने तुम्हें बताया था एक बात कि गिव मी सम स्पेस हियर, यस, इंटीग्रेशन, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, इंटीग्रेशन इज रिवर्स रिवर्स ऑफ derivatives or differentiation. That means integration is antiderivative. ठीक है, अब देखो बहुत ही जबरदस्त चीज मैं बता रहा हूं। If integration is antiderivative, that means that integration of 3x square dx is x cube plus c, and differentiation of x cube plus c is nothing but 3x square. Are you getting this? अगर मैं ये फंक्शन का, एरिया फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करता हूं एरिया फंक्शन को, तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं 3x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे वो फंक्शन मिलता है जो एक्स क्यूब प्लस सी को डिफरेंशिएट करके मिला है। एंड रिमेंबर, जब मैं एक्स क्यूब प्लस सी को डिफरेंशिएट करता हूं, इसको भी मैं तुम्हें बता देता हूं, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी. D by dx of x cube is 3x square and d by dx of c is nothing but 0. So I am getting 3x square only. It doesn't matter कि ये c की जगह पे कौन सा नंबर होने वाला है। इसका क्या मतलब है पता है? Just see over here. इसका ये मतलब है कि if I differentiate x cube plus 6, if I differentiate x cube plus 4, if I differentiate this, any of the function, what answer am I going to get? D by dx of family of the any of the function, any of the area function will give me the same answer. So d by dx of x cube plus c will give me the same answer, that is 3x square. अच्छा, इसको और एक चीज से मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता हूं तुम्हारे ऊपर कि सपोज ये जो तुम्हारा एरिया फंक्शन है, उस एरिया फंक्शन पे इफ आई वांट टू फाइंड स्लोप of the tangent at a point on area function. area function याद रखना क्या है? area function is your graph of the function which you have got by integrating the original function 3x square. 3x स्क्वेयर को जब हमने इंटीग्रेट किया था तो हमें एक्स क्यूब प्लस सी मिला था। वो एक्स क्यूब प्लस सी का जो ग्राफ है उस पे एक पॉइंट लेके वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके वो टेंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया फंक्शन। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहां पे जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो 1 है, और तुम देखो कि अगर पॉइंट 1 पे मतलब x की वैल्यू जब 1 होती है, ये सारे फैमिली ऑफ ग्राफ्स में अगर x की वैल्यू 1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सारे टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। ये सारे टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? ये सारे टेंजेंट्स का स्लोप एक ही है 3, और सारे टेंजेंट्स का स्लोप एक है मतलब ये एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट इज द सेम। मतलब इन किसी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा? 3x स्क्वेयर। समझ में आया? अब ये बात तुम्हारे गले उतरना थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
इनिशियली, बिकॉज हम लोग विजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है। ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि मैंने यहाँ पे जब एंटाई डेरिवेटिव हम लोग ढूंढते हैं, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, तो हम सी क्यों रखते हैं? बिकॉज ये जो फैमिली ऑफ ग्राफ्स है, उसका जो डेरिवेटिव है एट अ पॉइंट, इट डज नॉट गिव यू द वैल्यू ऑफ सी, it does not give you the value of c. So c can be any real number, positive, negative, any number. ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे समझने की कोशिश की। सो आई होप के द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड indefinite integrals and the value of c is clear in your mind. एंड इफ स्टिल इट इज नॉट क्लियर, अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझा है कि क्या फर्क है दोनों के बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सी का अभी भी अगर तुम्हें डाउट है कि क्यों सी रखते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वापस ये वीडियो देख के समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझता है तो डोंट वरी, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट था तुम्हें विजुअली समझाने का इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों, जो मैंने कोशिश की है। ठीक है, अभी भी नहीं समझा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं फेस करने वाले इन नियर फ्यूचर। इसको आगे और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, बट फॉर नाउ आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन टू आवर फॉर्मूले विच आई वाज नॉट टेलिंग यू, विच आई वाज हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, सो बेसिक एंटाई डेरिवेटिव फॉर्मूले मतलब इंटीग्रेशन फॉर्मूले मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये कुछ 14 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जो मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या फिर जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1x होता है। अब मैंने बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं, इंटीग्रेशन इज एंटाई डेरिवेटिव ऑफ और रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आया हमें, x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन x रेज टू अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। याद रखना सब में प्लस सी तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेट इंटीग्रल्स में फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ सी की जगह एक नंबर आ जाता है, जो हमें पता हो जाता है, पता चल जाता है सॉल्व करने पे, राइट? ओके, थर्ड क्या है, डी बाई सॉरी dx अपॉन एक्स। dx अपॉन एक्स को, इसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। मतलब जब x का रेसिप्रोकल होगा, देखो जब हम लोग x रेज टू 1 या सॉरी x रेज टू n dx लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 नहीं हो सकता। मतलब x रेज टू माइनस 1 होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x रेज टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। रिमेंबर द फॉर्मूला, नेचुरल लॉग तुम्हें पता है क्या होता है, किसका नेचुरल लॉग, मॉड ऑफ x। हमेशा याद रखना नेचुरल लॉग है तो लॉग टू द बेस क्या होता है, e होता है, लॉग टू द बेस e। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है दैट ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, हम लोग ये ढूंढ सकते हैं, वो जो हमने समेशन वाला मेथड निकाला था उससे उससे हम लोग ये फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं। बट फॉर्मूला बिल्डिंग एंड फॉर्मूला एप्लीकेशन ये दोनों अलग टॉपिक्स है, हमें फोकस करना है फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे, नॉट फॉर्मूला बिल्डिंग। ठीक है, सो वो एक अलग डायरेक्शन चला जाता है, इसलिए हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। क्यों है पता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स ही रहता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स भी ई रेज टू एक्स रहता है, सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल से इसलिए प्लस सी आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स, ए की जगह देखो देखो ई तो तुम्हारा एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ए क्या है, ए कैन बी एनी कांस्टेंट ओवर हियर, एनी कांस्टेंट, ए कैन बी एनी कांस्टेंट।
और a रेज टू x dx का इंटीग्रेशन होता है 1 नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू x प्लस c। रिमेंबर दैट, ये सब नोट कर लो तुम। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x plus c. Integration of sec square x dx is tan x plus c, because derivative of tan x is sec square x. That's why integration of sec square x dx is tan x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is minus cot x plus c। ऐसे करते करते सारे फॉर्मूले यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे ये आर्क साइन है, आर्क टैन है, आर्क सेक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। ये अगर तुम अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम अभी अप्लाई नहीं करने वाले। सो डोंट वरी अबाउट फॉर्मूले नंबर 12, 13 एंड 14। यू कैन राइट इट अप टू 11 एंड बी हैप्पी, बिकॉज तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता चल गए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो हियर एंड राइट ऑल द फॉर्मूला। ओके, वंस यू आर डन वी आर मूविंग अहेड। कुछ इजी रूल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स मतलब क्या, कि जहां पे लिमिट्स होती है। पहला रूल है कि जहां पे लिमिट्स सेम है, व्हेन द लिमिट्स आर सेम द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन बिकम्स जीरो, राइट। बिकॉज हमें जब इन दी एंड माइनस करना पड़ेगा, तो x की जगह हम सेम वैल्यू डाल के जब माइनस करेंगे किसी एक फंक्शन में, तो हमें आंसर जीरो मिलेगा, ठीक है। there is no area between a and a, of course that's also the meaning। अच्छा, integration of a function from a to from b to a, यहाँ पे b होना चाहिए, इन लोग की गलती है, is negative of integration of a function from a to b। अगर मैं लिमिट्स को रिवर्स कर देता हूं, यहाँ पे ऊपर a और नीचे b है, और ऊपर b और नीचे a लगा देता हूं, तो सेम आंसर मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम a to b is equal to integration of function the same function from a to c and plus integration of the same function from c to b, but always remember that c should be greater than a and smaller than b। c a और b के बीच में होना चाहिए, तब हम लोग ऐसा ये जो लिमिट्स है उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इसका जो एप्लीकेशन है तुम्हें इंस्टेंटली फिजिक्स में नहीं आने वाला, इसका जो एप्लीकेशन वो तुम्हें मैथ्स में आएगा, वो भी 12th क्लास में जब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड एक फंक्शन के साथ, तो उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। सो यू कैन पुल आउट द कांस्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रल एंड देन इंटीग्रेट। अगर दो फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग करके जो इंटीग्रेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, dx को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। सो ये कुछ बेसिक मैंने लॉज बताए, इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स भी लेने पड़ेंगे। एग्जांपल के साथ साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी ओवर। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। यहाँ पे ये जो नोट्स है ये तुम्हें मैं आई विल सेंड यू, सो यू कैन कीप इट विथ यू एंड यू कैन रेफर इट। कभी भी तुम्हें लगता है तुम उसको रेफर कर सकते हो। ओके, let's see if yeah we have an example। ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये तुम मुझे बताओ, ये डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट? ऑफ कोर्स इनडेफिनेट इंटीग्रल है, बिकॉज लिमिट्स दिख नहीं रही है, ठीक है। सो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 dx। बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 dx, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं, और वो जो नया नंबर मिलता है उसी को डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट x रेज टू 8 बाई 8 प्लस c। x raised to 8 by 8 plus c, that is the answer, simple, right। तो सिंपल एल्जिब तुमने जो अभी फॉर्मूला मैंने दिखाया, तुमने जो नोट किए हैं, उसका ही एप्लीकेशन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इट्स नथिंग न्यू एंड नथिंग फैंसी, नो समेशन, नथिंग, ठीक है। सेम विथ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, सेम विथ इंटीग्रेशन। व्हाई c is there, now you know that, because we don't have any limits over here, we don't know कि हमें x raised to 7 का जो फंक्शन है उसका जो एरिया अंडर दैट ग्राफ निकालना है, वो कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक निकालना है। वो जो दो पॉइंट जब डिसाइड हो जाएंगे तो c की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में c हमेशा रहेगा,
ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ गया है। तो अभी सी क्यों है इसका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तुम्हारे माइंड में। अच्छा, वो लोग ने सी नहीं लिखा है, जो गलत है, लिखना चाहिए। सी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इजी है, ये सारे इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6 प्लस x रेज टू माइनस 6 dx. So this will be integration of x raised to 6 dx plus integration of x raised to minus 6 dx. All right, so this will be integration of x raised to 6 dx will be x raised to uh, 7 by 7 plus c plus इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक्स रेज टू माइनस 6 है। आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन की साइन क्यों डाली है मैंने। तो ये इसमें क्या होगा पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 6 है, तो इसमें जब 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5। ठीक है, प्लस सी। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये प्लस सी दो बार लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है और हमें पता नहीं दोनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो इसको एक सिंगल कांस्टेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये कैसे लिखेंगे, देखो एक्स रेज टू 7 बाई 7। अच्छा, ये जो माइनस साइन है ये आगे आ जाएगी, ये प्लस माइनस बन जाएगा, एंड एक्स रेज टू माइनस 5 नीचे चला जाएगा, सो इट विल बी 1 अपॉन 5 एक्स रेज टू 5 प्लस सी। That's it. X raised to 7 by 7 minus 1 upon x raised 1 upon 5 into x raised to 5 plus c. Let's check. Exactly correct. वो लोग ने आगे सिंप्लीफाई नहीं किया है, सो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्ट आंसर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सी लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सिंपल क्वेश्चंस है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें जो अभी होमवर्क देने वाला हूँ तुम्हें इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन निकालना। एक बार इंटीग्रेशन निकालना आ गया, रूल्स अप्लाई करना आ गया, फिर फिजिक्स में हम आगे कहीं भी कुछ भी कैलकुलस का आएगा तो डरने की बात नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू 5x प्लस 7 रेज टू x प्लस 3 brackets में and then dx. So this is your function and this is dx. Okay, don't get confused. अच्छा, अब basic एक rule use करेंगे. We will separate all the terms of the function. 7 e raised to 5x separate हो जाएगा, plus integration of 7 raised to x separate हो जाएगा, plus integration of 3 dx. अच्छा, dx तो सारी जगह आने वाला है भाई। हाँ, ओके, सो नाउ वी हैव गॉट सिंपलर टर्म्स। अब देखो 7 यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, e रेज टू 5x dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 रेज टू x dx ही रहेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx में से 3 बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर dx रहेगा, या 1 dx भी बोल सकते हो तुम। ओके, अब e रेज टू 5x क्या है, e रेज टू 5x। नाउ इफ यू सी द रूल्स, तुम्हारे रूल्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। e रेज टू x dx, तो ये जो e रेज टू 5x है इसको हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेट। सो e रेज टू 5x अगर हम देखते हैं इसको, तो वी कैन राइट इट एज e रेज टू x द होल रेज टू 5, e रेज टू x द होल रेज टू 5। अब e रेज टू x का इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो e रेज टू x द होल रेज टू 5। अब e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज नथिंग बट e रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज नथिंग बट e रेज टू x। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x रेज टू 5 का आंसर क्या होगा। इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन e रेज टू 5x, it will remain e raised to 5x, but there is a small thing which you have to do. So you will write it as e raised to 5x the whole upon 5। ठीक है, इसका मैं तुम्हें रीजन बताऊं, इसका रीजन तुम्हें ये रूल में मिलेगा। अच्छा, ये रूल अगर मैंने पहले नहीं दिखाया है तो तुम अभी इसको नोट कर सकते हो कि e रेज टू ax प्लस b अगर है
ठीक है. सो यू विल on integrating e raised to ax plus b dx, we get e raised to ax plus b अपॉन ए. ए क्या है पता है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उससे पूरे टर्म को डिवाइड कर देना है. इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया. ठीक है. सिर्फ e रेज टू 5x तो एज इट इज रहेगा, बट डिवाइड बाय 5 नीचे आ जाएगा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x जो a था पहले. अच्छा, तुम बोलोगे सर b तो था ही नहीं यहाँ पे, तो b को हम जीरो मांग रहे हैं. सो b नहीं है, b की जगह जीरो है, बाकी कुछ भी नहीं होगा. ओके. व्हाट अबाउट 7 रेज टू x? 7 रेज टू x वाला जो लॉ है, दैट इज a रेज टू x वाला लॉ. ये देखो, ये वाला सेवेंथ वाला जो यहाँ पे नंबर दिखा है, तो a की जगह क्या है हमारे पास? 7, विच इज अ कांस्टेंट. तो हमें जो आंसर मिलेगा इसके इंटीग्रेशन का विल बी 7 रेज टू x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 7 और लॉग ऑफ 7 टू द बेस e. ठीक है. नेचुरल लॉग 7 भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7 टू द बेस e भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर, लेट मी राइट इट एज प्लस 7 रेज टू x द होल अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 7. नेचुरल लॉग ऑफ 7 लिखो या लॉग ऑफ 7 टू द बेस e लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्लियरली तुम्हें लिखना है. ठीक है. प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, मैंने पहले ही बताया था. इट विल बी 3x. ठीक है. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू 5x अपॉन 5 प्लस 7 रेज टू x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस 3x. ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है ये पूरे टर्म का. ठीक है. समझ में आया? तो अभी e log ये सब आएगा तो डरने का नहीं है, बिंदास. ठीक है. ये तुम्हारा आंसर है. वो लोग ने log ऑफ 7 टू द बेस e लिखा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेचुरल लॉग ऑफ 7 लिखोगे तो भी सेम. नेक्स्ट क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू x. सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x dx. अब तो इजी है. इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx होगा 5 रेज टू x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5. ठीक है. प्लस यहाँ पे होगा e रेज टू 5x एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस c. ऊपर में हमने प्लस c लिखा था क्या? नहीं लिखा था, तो लिख दो. प्लस c तो लिखना ही है इनडेफिनेट इंटीग्रल में. उन्होंने नहीं लिखा है बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन, बट हमें वो लिखना ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? चलो, इसका आंसर सही है. ये एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताऊंगा. अच्छा, ये फॉर्मूले अगर तुमने नहीं लिखे हैं प्लीज लिख लो इसको. यहाँ पे और भी कुछ नए फॉर्मूले तुम्हें दिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के. सो साइन ऑफ x dx इज माइनस कॉस x. साइन ऑफ ax dx, a इज अ कांस्टेंट. सपोज साइन 2x आया तो तुम क्या करोगे? माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 लिख दोगे. तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट करना जरूरी है. ठीक है. ऐसे सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे. वीडियो पॉज करके प्लीज इसको नोट कर लो. Okay, I hope you have noted it. Let's start with some examples based on trigonometric integration. Chalo, integrate the following. They are saying integration of sin 6x plus cos 5x plus sec square x dx. तो ये हो जाएगा integration of sin of 6x dx plus integration of a indefinite integral है, please remember, cos of 5x dx plus integration of sec square x integration of sec square x dx. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx. तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही अभी फॉर्मूला बताया था कि जब तुम्हारे पास साइन ax है, a मतलब जो तुम्हारा 6 है यहाँ पे, दैट विल बी माइनस ऑफ cos ऑफ ax बाय a. दैट इज माइनस ऑफ cos of ax
दैट इज 6x/6। ठीक है। अच्छा, cos ax है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज sin ax/a, तो प्लस साइन ऑफ 5x/5। ठीक है, c नहीं लिख रहा हूं, c एंड में लिखूंगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज tan x, तो सीधा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस tan x प्लस c, प्लस tan x प्लस c। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर्मूले, वेरी सिंपल। अगर फॉर्मूले याद है तो फटाफट फटाफट इंटीग्रेशन निकलता है। लेट्स चेक द आंसर। परफेक्ट, प्लस सी नहीं लिखा है, जो हमने लिखा है तो अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो x है ही नहीं। कोई बात नहीं ना, x नहीं है तो y होगा, y नहीं है तो थीटा होगा, थीटा नहीं है तो कुछ और होगा। कोई कोई ना कोई एक वेरिएबल तो जरूर होगा। सो यू आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा नहीं, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी, एंड यू माइट बी फेमिलियर विद दिस बिकॉज तुमने ट्रिग्नोमेट्री पहले 10th में किया हुआ है, राइट? सो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज जैसा कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ इस पे। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 - साइन थीटा upon 1 plus sine square, sorry, 1 minus sine square theta, because 1 plus sine theta into 1 minus sine theta is 1 minus sine square theta, 1 minus sine square theta, and here it will be d theta. Okay, so this is d theta. Okay, 1 minus sine theta upon 1 minus sine square theta will be cos square theta, cos square theta d theta. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, 1/cos² थीटा लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा अपॉन cos² थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे sec² थीटा, बिकॉज 1/cos² थीटा इज sec² थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन cos² थीटा। देखो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, मल्टीप्लाइड बाय 1/cos थीटा इज sec थीटा, tan थीटा sec थीटा डी थीटा। करेक्ट। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा sec थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा कितना होता है तुम्हें, इफ यू वांट यू कैन सी द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा यहाँ पे है tan थीटा, sec² x है पर हमारे पास थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना होता है, sec थीटा। ठीक है, सो दोनों का आंसर मिल गया हमें। So integration of sec² theta d theta is tan theta minus integration of tan theta sec theta, और sec theta tan theta d theta is sec theta plus c। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। कभी कभी ऐसे भी तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इसका जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये जो बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम्स है, ये आई एम नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग दीज प्रॉब्लम्स राइट नाउ, बिकॉज इतने एडवांस लेवल के प्रॉब्लम तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बाय पार्ट्स को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। आई डोंट वांट यू टू गो इनटू सो मच ऑफ डेप्थ, वैसे भी तुम्हें इतना इतना भी डेप्थ में नहीं लेके गए हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन में तुम्हारे स्कूल में, तो बाय पार्ट्स को हम अभी नहीं हाथ लगाएंगे बिकॉज दैट माइट कंफ्यूज यू लिटिल बिट मोर।
सो बाय पार्ट में याद रखना कि वी हैव फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. सो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन जब होता है, या आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन जब होता है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन में बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ता है. ठीक है. तो इसमें कैसे हम लोग करेंगे ये इस पार्ट में, मतलब अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं. ठीक है. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क. इसमें जो बाय पार्ट्स वाले प्रॉब्लम है, यू कैन स्किप इट. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने पहले ही एक एग्जांपल देख लिया है, और एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, इंटीग्रेट द फॉलोइंग. यहाँ पे लिमिट्स दिख रही है, इसका मतलब है डेफिनाइट इंटीग्रल्स. आई एम सॉरी, नॉट इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, डेफिनाइट इंटीग्रल्स. ठीक है. तो इसको कैसे हम लोग, हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, लेट्स सी. सो इंटीग्रेशन ऑफ u plus at dt. ठीक है. फ्रॉम 3 to 6. सो इंटीग्रेशन ऑफ u dt from 3 to 6 plus integration of at dt from 3 to 6. ठीक है. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dt. देखो u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u फ्रॉम 3 to 6, u into integration of dt from 3 to 6 plus a into integration of t dt from 3 to 6. Okay. Now integration of dt is nothing but t. So u uh, multiplied by t, and the limits are 3 to 6. प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, t का पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 2. सो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 1 विल बी t स्क्वायर बाय 2. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा a t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 3 to 6. ओके. तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो देखा हुआ फॉर्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाँ, ये वही है, और ये हम फिजिक्स में करने वाले हैं. लेट्स सी इसका, इसमें लिमिट्स लगा के क्या आता है. सो यू पहले हम लोग t की जगह 6 डालेंगे. सो टी u मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस, उसमें से माइनस करेंगे u मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ यू टी फ्रॉम द लिमिट 3 to 6. प्लस इसमें हम लोग पहले t की जगह 6 डालेंगे. सो इट विल बी a मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर, हमारी लोअर लिमिट्स 3 है, लिमिट 3 है. a मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर बाय 2. करेक्ट. सो दिस विल बी 6u माइनस 3u पहले ब्रैकेट में, और प्लस दूसरे ब्रैकेट में वी विल गेट 36a बाय 2. 36a बाय 2 विल बी 18a माइनस 9a by 2. Minus 9a by 2 is 4.5a. Correct. So this is approximately 6u by u. 6u minus 3u is 3u, plus 18a minus 4.5a is 13.5a. 13.5a, or you can also write it as 3u plus 27 by 2. 13.5 is 27 by 2a. Okay, so this is your final answer of integration. If you know the value of u and a, you can find the exact value in numbers of this particular integration of this particular expression from 3 to 6. ठीक है. सो ये इनडेफिनेट, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ स्टेप्स और करने पड़ते हैं, दैट इज योर सब्ट्रैक्शन. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में तुम सिर्फ c लिख के, प्लस c लिख के छोड़ देते हो. ठीक है. सो 3u plus 27 by 2a. सो वी आर डन विद इंटीग्रेशन. जो भी एक्सरसाइज है, नोट्स है, मैं तुम्हें भेजता हूँ. वी आर डन विद बेसिक कैलकुलस फाइनली, and we are ready to move ahead with our syllabus. Okay. I hope you enjoyed the whole series and understood many new concepts. So just let me know how you enjoyed this, or how you understood it in the group. Bye bye.